आज हम मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें इस टॉपिक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी हैं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर का कॉन्सेप्ट, उसके डिटर्मिनेंट्स, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले हम समझेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब क्या होता है। सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें तो कंज्यूमर बिहेवियर ग्राहकों की, उपभोक्ताओं की एक स्टडी होती है जिसके अंदर हम उनकी ज़रूरतों को समझते हैं। हम यानी कि कंपनी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो कोई भी कंपनी, कोई भी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से अपने ग्राहकों की ज़रूरतों को, इच्छाओं को समझता है, वही कंज्यूमर बिहेवियर होता है। अब इस बात को हम फिलिप कॉटलर के शब्दों में समझेंगे। Consumer behavior is the study of how individuals, groups and organizations select, buy, use and dispose of goods, services, ideas or experiences to satisfy their needs and wants। एक बार हम हिंदी में इस परिभाषा को समझेंगे। उपभोक्ता व्यवहार में यह अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से व्यक्तियों, समूहों एवं संगठनों के द्वारा वस्तुओं, सेवाओं, विचारों एवं अनुभवों को चुना जाता है, खरीदा जाता है, उनका उपयोग किया जाता है एवं उन्हें इस्तेमाल के बाद उनका निपटारा किया जाता है। एक दूसरी परिभाषा भी समझ लेते हैं। दूसरी परिभाषा के अनुसार उपभोक्ता अध्ययन से वस्तुओं, सेवाओं को लाने में एवं उनके विकास करने में, उनका मूल्य निर्धारण करने में, ग्राहकों तक पहुंचने के लिए माध्यम खोजने हेतु, संदेश डिज़ाइन करने के लिए एवं अन्य विपणन क्रियाएं करने में मदद मिलती है। अब अगर हम इन दोनों परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कोई भी मार्केटर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर बिहेवियर के ज़रिए ग्राहकों की ज़रूरतों एवं उनकी इच्छाओं को समझता है और उनको बेस्ट पॉसिबल वे में सेटिस्फाई करता है ताकि ग्राहक संतुष्ट रह सके। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को कैसे समझा जा सकता है, यानी कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को इफ़ेक्ट करते हैं। इनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया है: पर्सनल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर्स में किसी व्यक्ति विशेष के बातों को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहले आता है एज। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप के लोग होते हैं। छोटे जन्मजात शिशु से लेकर के और बुज़ुर्ग तक अलग अलग ह्यूमन बीइंग की लाइफ में स्टेजेस आती हैं और हर स्टेज पर अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। एक बच्चे की ज़रूरत अलग होती है, एक एडल्ट यानी कि वयस्क व्यक्ति की ज़रूरत अलग होती है, एक बुज़ुर्ग की ज़रूरत अलग होती है। तो एक मार्केटर को एज डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने के लिए। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। शिक्षा व्यक्ति के विचारों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार व्यक्ति अपनी ज़रूरतों को समझता है और उनको पूरा करने की कोशिश करता है। तो एक मार्केटर को एजुकेशन डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन यानी कि जीविका निर्वाह का साधन। अलग अलग सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, अलग अलग तरीके से लोग काम करते हैं। कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई नर्स है, कोई फायरमैन है, कोई आप कह सकते हैं नेवी में काम करता है, कोई आर्मी में काम करता है। बहुत सारे तरह के जो है वो ऑक्यूपेशन है। सभी की ज़रूरतें बिल्कुल अलग अलग हैं। तो एक मार्केटर को ऑक्यूपेशन डिफरेंस को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है इनकम। इनकम यानी कि आय। कोई भी व्यक्ति अपनी पॉकेट से ज़्यादा नहीं खर्च कर पाता। अगर यहाँ पर हम देखें तो 3 डिविजन्स किए गए हैं: हाई इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप एंड लो इनकम ग्रुप। इनके अंदर भी आगे फर्दर डिविजन्स हैं, पर मेजर कैटेगरीज यही 3 मानी जाती हैं। अब इन तीनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग ही लोगों की जो पॉकेट है वो अलाउ करती है कि वो कितना स्पेंड करेंगे। मिडिल इनकम एंड लो इनकम ग्रुप के लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस को हाई इनकम ग्रुप के साथ मैच नहीं कर सकते। तो एक मार्केटर को इनकम डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज। फैमिली लाइफ साइकिल स्टेज में बात आती है कि फैमिली कैसे फॉर्म होती है, कैसे फैमिली बनती है। यहाँ पर इस साइकिल में आप देखेंगे, अगर हम फैमिली से शुरुआत करें तो फैमिली में माँ, बाप और उनके बड़े एडल्ट बच्चे जो मैच्योर हैं।
फिर उन बच्चों की मैरिज हो जाती है, नेक्स्ट सर्कल में मैरिज के बाद वो खुद पेरेंट्स बनते हैं, यानी कि पेरेंटिंग की स्टेज आ जाती है। उसके बाद बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, चिल्ड्रन, और फिर वो बच्चे टीनेजर्स बनते हैं। टीनेजर्स के बाद वापस फैमिली एंड ऑल सारा साइकिल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर फैमिली लाइफ साइकिल की हर स्टेज पर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग हैं। जहाँ पर कंप्लीट फैमिली साथ में रहती है, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, वहाँ पर ज़रूरतें अलग तरह की हैं। जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं, वहाँ पर अलग तरह की ज़रूरतें हैं। तो ऐसे ही इस पूरे साइकिल को एक मार्केटर को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए जब वो ग्राहकों की ज़रूरतों के अनुसार प्रोडक्ट और सर्विसेज डिज़ाइन करना चाहता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट पे हम आते हैं, जो कि है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल यानी कि ह्यूमन बीइंग की साइकोलॉजी से रिलेटेड, उसके सोच, उसके विचार, उसके सोचने समझने की का तरीका, इन सब से संबंधित है। इसमें सबसे पहले आता है लर्निंग कैसे, कि एक व्यक्ति कैसे चीज़ों को सीखता है, मीन्स कैसे वो अपने एनवायरनमेंट से या आप कह लो एजुकेशन सिस्टम से कैसे वो लर्न करता है। वैसे तो ये कॉन्सेप्ट सारे साइकोलॉजिकल जो फैक्टर हैं वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट्स हैं, पर एक मार्केटर को इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर हम कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात कर रहे हैं, जिसमें कैसे एक ह्यूमन बीइंग लर्न करता है उसको समझाया गया है कि जब वो किसी चीज़ को देखता है, उसका माइंड उसको वो प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वो उसको इंटरप्रेट करता है, अपने माइंड में स्टोर करता है, और जब ज़रूरत पड़ती है तब वापस उसको रिट्रीव करता है। बेसिकली जो चीज़ उसको लर्न करने में, माइंड में रिटेन करने में हेल्प करती है, उसको हम स्टिमुली बोलते हैं, प्रेरक तत्व। कोई ना कोई चीज़ उसको इंस्टिगेट करती है, मोटिवेट करती है चीज़ों को लर्न रखने के लिए। मार्केटर को इस पूरी प्रोसेस को समझने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारा आता है मोटिवेशन का एक मॉडल समझाया गया है यहाँ पर। इस मॉडल को ब्रीफ में हम फटाफट देखेंगे। कस्टमर की अनफुलफिल्ड नीड्स, वांट्स एंड डिज़ायर्स, ऐसी ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से उसके माइंड में टेंशन क्रिएट होती है। टेंशन की वजह से ड्राइव, स्टिमुलीज, कुछ भी कह लीजिए, जो उसको फोर्स करती हैं कि वो उन चीज़ों को, अपनी टेंशन को डिक्रीज़ करने के लिए उन चीज़ों को ख़रीदे, और जब वो उनको ख़रीद लेता है तो उसकी टेंशन कम हो जाती है। इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का फ़ोन ख़राब हो गया, अब उसको टेंशन होगी कि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया, उसको नया फ़ोन लेना है। उस नए फ़ोन को लेने के लिए अब यहाँ पर लर्निंग थ्योरी कैसे काम करेगी जो इस मॉडल में दिखाई गई है, वो क्या करेगा, उसके जैसे ही उसका फ़ोन ख़राब होगा और उसको नया फ़ोन ख़रीदने का विचार दिमाग में आएगा, उसको बहुत सारे फ़ोन के ब्रांड्स माइंड में आएंगे, चाहे वो उसे टीवी पे ऐड देखी है, चाहे किसी शॉप पे देखी है, या कोई पैम्फलेट, बैनर कुछ भी देखा है, वो रिकॉल करना शुरू करेगा, या अपने फ्रेंड सर्कल में देखेगा कि किसके पास कौन सा मोबाइल है जो बहुत अच्छा है। उसके बाद वो क्या करेगा, उन सभी को इवैल्यूएट करके और फिर अपना मोबाइल खरीदेगा। यानी कि मोटिवेशन कैसे, मोटिवेशन उसकी ज़रूरत कैसे, कि जब उसका मोबाइल ख़राब हो गया और उसका काम नहीं चल रहा था। तो एक मार्केटर को इस पूरे जो मोटिवेशन मॉडल है इसको समझने की ज़रूरत है, और उसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट आता है परसेप्शन का मतलब होता है देखने का नज़रिया, किसी व्यक्ति का चीज़ों को देखने का नज़रिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है, ग्राउंड पर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक मेल दिखाया हुआ है जो एक तरफ खड़ा हुआ है, और एक लड़की है जो दूसरी तरफ खड़ी है। जो मेल है उसको वो 9 नज़र आ रहा है, 9। जो लड़की है उसको वो 6 नज़र आ रहा है उसकी तरफ से। ग्राउंड पे इमेज तो एक ही बनी हुई है, पर दोनों उसको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, चाहे वो उनकी पोजीशन की वजह से है, चाहे वो उनके थॉट्स की वजह से है। तो एक मार्केटर को ऐसे ही कंज्यूमर के डिफरेंट पर्सपेक्टिव को देखने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति के सोचने का तरीका अलग है, उसको सभी को कंसीडर करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारा आता है एटीट्यूड का मतलब यहाँ पर है कि कंपनीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं और वो ग्राहकों तक पहुँचाना चाहती हैं, उसको पहुँचाने से संबंधित एटीट्यूड। यहाँ पर लिखा हुआ है कस्टमर सर्विस इज़ एन एटीट्यूड नॉट अ डिपार्टमेंट। जो कंपनियां अपने ग्राहकों को सर्विसेज देना चाहती हैं उसके लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट खोला होता है, कस्टमर रिलेशनशिप डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं। पर वो कहते हैं कि कस्टमर रिलेशनशिप एक डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, ये बेसिकली एक एटीट्यूड रखो कि हमने हमेशा अपने कस्टमर की सेवा करनी है, मीन्स उसको अपनी सर्विसेज के ज़रिए सेटिस्फाई करना है। नेक्स्ट आता है
पर्सनालिटी, डिफरेंट पर्सनालिटी के लोग होते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, गुस्से वाले, पोलाइट। तो एक मार्केटर को डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पर्सनालिटी की कंसीडर करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंग, कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर्स में आते हैं इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक तत्व। आर्थिक यानी कि मनी से रिलेटेड। मनी ऑब्वियसली हमेशा ही मैटर करती है, जब भी कोई चीज़ खरीदनी होती है, बनानी होती है, बिना पैसे के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसमें आता है इनकम। इनकम यानी कि आय। इसको फर्दर आगे डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में: पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, फैमिली इनकम एंड इनकम एक्सपेक्टेशंस। पर्सनल इनकम क्या होती है? किसी व्यक्ति की अपनी आय। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, अगर मैं जॉब कर रही हूँ, जो सैलरी से मुझे इनकम मिल रही है वो मेरी व्यक्तिगत इनकम है। डिस्पोजेबल इनकम होती है कि कुछ जो कंपल्सरी डिडक्शंस हैं उनको लेस करने के बाद जो बची, जिसको मैं अपने तरीके से खर्च सकती हूँ, वो हुई डिस्पोजेबल इनकम। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी सैलरी 50,000 है, उसमें से 10,000 टैक्स कटना है। मेरे पास तो 40,000 ही आएंगे ना, तो जो 40,000 मेरे पास आएंगे मैं उसी को खर्च सकती हूँ, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कहलाएगी। नेक्स्ट आती है फैमिली इनकम। फैमिली इनकम यानी कि सभी फैमिली मेम्बर्स की मिलाकर इनकम। अगर घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो उन दोनों की जो टोटल इनकम है वो कहलाएगी फैमिली इनकम। नेक्स्ट आता है इनकम एक्सपेक्टेशंस, कि भविष्य में कुछ आय अगर होने वाली है तो उसको भी मार्केटर्स को कंसीडर करना चाहिए। कैसे? जैसे कि जनरली जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ वगैरह हैं, वो दिवाली पर बोनस ऑफ़र करते हैं। उस वक्त लोग बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करते हैं, कुछ तो वैसे फेस्टिवल सीज़न होता है, कुछ उनको इनकम की भी उम्मीद होती है। तो एक मार्केटर को इन सभी एस्पेक्ट्स को समझना चाहिए कंज्यूमर के लिए चीज़ों को डिज़ाइन करते वक्त। नेक्स्ट इकोनॉमिक फैक्टर्स में आता है कंज्यूमर क्रेडिट। कंज्यूमर क्रेडिट का मतलब है उपभोक्ता साख, यानी कि उधार में चीज़ों को लेने की सुविधा। अगर किसी के पास उस वक़्त कैश नहीं है, पैसे नहीं हैं, तो भी सामान खरीदा जा सकता है, क्योंकि मार्केट में कंज्यूमर क्रेडिट बहुत अच्छे से अवेलेबल है। आप देखिए कि जो जितनी भी महंगी आइटम्स होती हैं, अगर हम कार वगैरह की बात करें तो वो जनरली लोन पर ही होती हैं। ठीक है, घर बनाते हैं लोग जनरली लोन लेकर बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक आपको फाइनेंस देता है, उसके ऊपर वो अपना इंटरेस्ट लेता है। अब तो बजाज फाइनेंस जैसी कंपनीज आ चुकी हैं जो घर की छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी लोन देने को तैयार हैं। टीवी, फ्रिज, मोबाइल, ये भी आपको किश्तों पर मिल जाते हैं। तो एक मार्केटर को कंज्यूमर क्रेडिट प्रोवाइड करवाना चाहिए ताकि उसका जो कस्टमर बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। इकोनॉमिक फैक्टर्स में गवर्नमेंट पॉलिसी भी आती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या नीति बनाएगी, कब उसमें परिवर्तन कर देगी, कुछ नहीं पता, और मार्केटर को उसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन से बाहर जाकर कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं कि पिछले दिनों एनवायरनमेंट को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे सरकारें और उन्होंने प्लास्टिक पर बैन लगा दिया। अब जो पैकिंग मटीरियल था कईयों का वो प्लास्टिक ही था, अब वो क्या करें? जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर तो टोटली बैन लगाया था, तो जिन बॉटल्स में सामान आ रहा था मान लीजिए, या कोई और कंटेनर्स थे, उनके ऊपर तो बिल्कुल ही बैन लग गया। अब क्या होगा उनका? तो वो लोग ऐसे बिज़नेस जो इसमें इन्हीं में डील कर रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए। तो एक जो भी मार्केटर है उसको गवर्नमेंट की जो बदलती हुई नीतियाँ हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आती हैं इकोनॉमिक कंडीशन। एक देश में कह लीजिए या विश्व में कह लीजिए, कभी भी परिस्थितियाँ सेम नहीं रहती, तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी बदलती रहती हैं। मेजरली इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की अगर हम बात करें तो यही स्थिति होती है। इन्फ्लेशन में प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, डिफ्लेशन में कम होते हैं। इन्फ्लेशन में वस्तुओं की जो है वो महंगी हो जाती हैं चीज़ें, डिफ्लेशन में सस्ती होती हैं। इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर कम रहती है, डिफ्लेशन में ऑलमोस्ट ठीक ठाक सी रहती है। और इसलिए एक जो मार्केटर है उसको उस वक़्त क्या परिस्थितियाँ चल रही हैं उनका ध्यान में रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर्स आते हैं सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सोशियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले आता है फैमिली। फैमिली के डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर सिर्फ हस्बैंड वाइफ हैं और एक बच्चा है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ हैं 2 बच्चे हैं, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ के साथ 2 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मदर फादर भी हो सकते हैं। तो फैमिली के डिफरेंट जो है वो फॉर्म्स हैं और डिफरेंट फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही ज़रूरतें होती हैं। तो एक मार्केटर को इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप होता है कि अपनी फैमिली से बाहर, द ग्रुप
आउटसाइड द फैमिली। हमें कोई चीज़ खरीदनी है तो हम अपने फैमिली में तो डिस्कस करते ही हैं, लेकिन हम अपने फैमिली के अलावा भी कुछ लोग होते हैं जिनसे बात करते हैं, जिनसे राय लेते हैं। जैसे कि आप लोगों के केस में आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे केस में मेरे कोलीग्स हो सकते हैं, जिनसे मैं डिस्कस करूँगी कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है, मैं कौन सा लूँ, कैसे लूँ। उनको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपिनियन लीडर। ओपिनियन लीडर्स वो होते हैं जिनकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। जो लोग क्रिकेटर, यहाँ पर हमने क्रिकेट का एग्जांपल लिया है, जो लोग क्रिकेट के फैंस हैं उनके लिए सचिन तेंदुलकर के द्वारा कही गई बात बहुत मायने रखती है। जो लोग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन हैं, फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन हैं, अगर अमिताभ बच्चन आकर किसी चीज़ की ऐड दे रहा है या उसकी पब्लिसिटी कर रहा है तो लोग उसको ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड मानते हैं। तो एक मार्केटर को इस एस्पेक्ट का भी ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट आता है कल्चर। इंडिया के अंदर बहुत सारे कल्चर हैं, हमें पता है 4 तो मेजर रिलीजन ही हैं और उनके अंदर भी इतने ज़्यादा वेरिएशंस हैं। तो कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के अंदर। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में इतने डिफरेंसेस हैं, ईस्टर्न स्टेट्स में अलग हैं। तो इन सारे डिफरेंसेस को जो है वो ध्यान में रखकर ही चीज़ों को डिज़ाइन करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि जैसे जो मुस्लिम हैं वो ईद सेलिब्रेट करते हैं, जो इंडियंस हैं वो दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, क्रिश्चियंस हैं क्रिसमस डे सेलिब्रेट करते हैं, सिख बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जितने भी डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके डिफरेंट कल्चर्स हैं। तो एक मार्केटर को इस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सारे कवर हो जाते हैं, डिटर्मिनेंट्स कवर हो जाते हैं हमारे सारे के सारे। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, कि एक ग्राहक कौन सी प्रक्रिया से होकर गुजरता है किसी वस्तु या सेवाओं को खरीदने के लिए। सबसे पहले इसमें आता है नीड रिकॉग्निशन, कि जब तक उसको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी तब तक कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस शुरू ही नहीं होगी। यानी कि जहाँ पर ग्राहक को या किसी व्यक्ति को किसी चीज़ को खरीदने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ से कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस शुरू होती है। नेक्स्ट आता है इंफॉर्मेशन सर्च। जब उसको ज़रूरत लगेगी तब वो उसके बारे में सूचना इकट्ठी करना शुरू करेगा, कहाँ से मिल सकती है, कितने की मिल सकती है और कितने इसमें वैरायटीज़ हैं, कितनी क्वालिटी की ऑप्शंस हैं वगैरह। जब वो इन्फॉर्मेशन सर्च कर लेगा उसके बाद आता है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, कि वो अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स का मूल्यांकन करेगा, इवैल्यूएशन करेगा कि यहाँ से इतने में मिल रही है, वो दुकानदार इतने में दे रहा है, वो ये वाले ऑप्शंस दे रहा है, वो ये वाली वैरायटी दे रहा है, ये वाली क्वालिटी दे रहा है। वो इन सारे जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी तुलना करता है। तुलना करने के बाद फाइनली द स्टेज कम इन विच ही वॉन्ट्स टू परचेज द गुड्स। वो फाइनली चीज़ को खरीदता है और ख़रीदने के बाद नेक्स्ट आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर, कि वो ये ज़रूर अंदर ही अंदर ये कैलकुलेट करता है कि वेदर ही इज़ सेटिस्फाइड और नॉट, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से खुश है या फिर नहीं है, या उसमें कुछ कंप्लेंट है। ठीक है, तो ये थी पूरी कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। एक मार्केटर को कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस को समझना चाहिए और उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो ग्राहकों को इसके ज़रिए समझ पाए। नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। हमने ये सब कुछ पढ़ा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, कंज्यूमर को बिहेवियर को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से होते हैं, कंज्यूमर किस प्रक्रिया से होकर सामान खरीदता है। अब हम पढ़ेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है। एक मार्केटर को कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करने की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि उसको सारा जो डिज़ाइनिंग का काम है प्रोडक्ट्स के, वहाँ से लेकर के और प्रोडक्ट बेचने के बाद तक का सारा जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लान करना होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है, अगर एक मार्केटर उसको अच्छे से समझ पाता है तो वो क्या कर पाएगा, वो 4 P's यानी कि जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसीज़ बना पाएगा। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे होना चाहिए, उसका कलर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें वो डिसाइड कर पाएगा। उसकी प्राइसिंग कैसी होनी चाहिए ये भी तय कर पाएगा। किस चैनल के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जाएगा ये डिसाइड करेगा। कैसे वो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज के मैसेज को लोगों तक पहुंचाएगा, कैसे उनका प्रमोशन करेगा, ये सारी चीज़ें वो कर पाएगा। कब? जब वो कंज्यूमर के बिहेवियर को समझ पाएगा। नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट डिफरेंसेस। मार्केट डिफरेंसेस का मतलब है कि जो मार्केट में लोग रह रहे हैं, कह लीजिए, उनमें डिफरेंसेस होते हैं। मार्केट में अपने आप में डिफरेंसेस होते हैं, शहर टू शहर, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, हर चीज़ वेरी करती है। तो वो क्या करेगा कि हर अलग अलग मार्केट जो भी उसने चूज़ की है अपने लिए, उनकी डिफरेंसेस को समझेगा।
नेक्स्ट आता है कंपटीशन को भी मीट करने में हेल्प करता है, चाहे वो कंपटीशन प्राइस बेस्ड हो चाहे वो नॉन प्राइस बेस्ड हो। प्राइस बेस्ड में आप समझते हैं कि प्राइस कम ज़्यादा करके, डिस्काउंट ऑफर करके। नॉन प्राइस बेस्ड में प्राइस को कम ना किया जाए, उसके अलावा और कुछ ना कुछ प्रपोजल्स दिए जाए, कस्टमर को प्रमोशन किया जाए, बाय वन गेट वन फ्री टाइप के। तो वो डिसाइड करेगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है और कंज्यूमर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो अपनी जो कंपटीशन स्ट्रैटेजी है उसको प्लान आउट करेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को मीट करने में भी कंज्यूमर बिहेवियर काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, उस चेंजेस की वजह से जो कस्टमर की ज़रूरतें हैं वो डे बाय डे चेंज होती रहती हैं। लास्ट में हम पहुंच गए हैं कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन में हम देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर के ज़रिए एक मार्केटर अपने ग्राहकों की, अपने उपभोक्ताओं की ज़रूरतों और उम्मीदों को समझ पाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ पाता है, और इसकी वजह से जो मार्केट में डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट कर पाता है एंड चैलेंजेस को मीट कर पाता है। और इन सब कुछ करने से क्या होगा? इस सब कुछ करने से ये होगा कि वो कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अट्रैक्ट कर पाएगा, उनको एंगेज कर पाएगा अपने साथ, एंड एट लास्ट उनको डिलाइट कर पाएगा। डिलाइट करने का मतलब है कि खुश कर पाएगा। खुश होगा तो कस्टमर सेटिस्फाइड होगा और लॉन्ग टर्म तक वो संस्था के साथ बना रहेगा। दीज आर सम रेफरेंसेस। ये कुछ बुक्स हैं जो मैंने इस पीपीटी और वीडियो को बनाने के लिए यूज़ की हैं। थैंक यू।